हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम बाई आरके में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज ज्योग्राफी की क्लास है जिसमें हमने पिछली क्लास में अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत पॉलिटिकल मैप के पेरिफेरल क्षेत्रों को हमने देख लिया था। अब हम अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत भौतिक विभाजन की चर्चा करेंगे जिसमें हमने सहारा मरुस्थल क्षेत्र को देखा था। उसके बाद आता है साहिल क्षेत्र, पूर्वी उच्चभूमि, दक्षिण अफ्रीका और मध्य अफ्रीका। अब यहाँ आज हम चर्चा करेंगे सहारा मरुस्थल में थोड़े से कुछ भाग बचे हुए थे, तो आइए देखते हैं सहारा मरुस्थल के कुछ बचे हुए भाग को। आशा करता हूँ कि आप लोग स्टूडेंट एटलस ले लिए होंगे और ये स्टूडेंट एटलस है और आप लोग अफ्रीका महाद्वीप को ओपन करके रखिएगा और समझिएगा। अब हम इसमें देखते हैं तो सहारा मरुस्थल के अंतर्गत इसका एक मैप ड्रॉ करते हैं। सहारा मरुस्थल ये है हमारा सहारा मरुस्थल, ये हमारा सहारा मरुस्थल का दक्षिणी विस्तार ही साहिल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है और यह है गिनी की खाड़ी और यह है दक्षिण अफ्रीका, ये है मध्य अफ्रीका, ये क्या है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अब हम देखते हैं सहारा मरुस्थल के, कल हमने चर्चा किया था कि इसके उत्तर पश्चिम में एटलस पर्वत की अवस्थिति है और यह एटलस पर्वत हमने पढ़ा था कि जो आल्प्स पर्वत है उसके जो भाग हैं वो पेरेनीज पर्वत श्रेणी है। पेरेनीज पर्वत श्रेणी भूमध्य सागर से होते हुए यह उत्तर पश्चिमी भाग में सहारा मरुस्थल के रूप में एटलस पर्वत के रूप में हमारे सामने दृष्टिगत होता है। तो एटलस पर्वत में हम देखते हैं तो इसके चार भाग हमको दिखाई पड़ते हैं और एक बात और, एटलस पर्वत की जो सर्वोच्च चोटी है वो माउंट टॉपकॉल है। जो सर्वोच्च चोटी है वो क्या है, माउंट टॉपकॉल। आपको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एटलस पर्वत में हम देखते हैं तो चार भाग है एटलस पर्वत में। वो कौन कौन से भाग हैं एटलस पर्वत में वो हम चर्चा करते हैं। पश्चिम में देखेंगे तो एंटी एटलस दिखाई पड़ेगा, इसके पश्चिम में देखेंगे तो एंटी एटलस। फिर उसके बाद देखेंगे तो उच्च एटलस, फिर देखेंगे तो मध्य एटलस, फिर अंतिम क्षेत्र में देखेंगे तो हमको टिल एटलस दृष्टिगत होगा। यह एटलस पर्वत जो है यहाँ पर एंटी एटलस है, यहाँ पर अपर एटलस, फिर उसके बाद मध्य मिडिल एटलस, फिर यहाँ पर अवस्थित है टिल एटलस की। एटलस पर्वत के चार भाग हो गए। एटलस पर्वत की सर्वोच्च चोटी माउंट टॉपकॉल हो गई। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो इस पर्वत श्रेणी का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग के लिए वृक्ष छाया क्षेत्र का निर्माण करता है। इस पर्वत श्रेणी की जो टिल एटलस है उसी की शाखा पर ही कृषि होती है। टिल एटलस की शाखा पर ही कृषि की जाती है और यहाँ पर भूमध्य सागरी जलवायु पाई जाती है, क्योंकि जो टिल एटलस है यह भूमध्य सागर से सीमा साझा करता है, इसलिए यहाँ पर भूमध्य सागरी जलवायु होती है। और भूमध्य सागरी जलवायु की विशेषता हमने देखा था कि यहाँ पर शीत ऋतु में वर्षा होती है और यहाँ पर खट्टे रसदार फल बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं और खट्टे रसदार फल पाए जाएंगे तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर शराब का उत्पादन होगा और निर्यात भी शराब का होगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ अवस्थित जो मरुद्यान है, जो हमने बताया था मरुद्यान शिवा कुफरा ये सब चीजें मरुद्यान है यहाँ पर एटलस पर्वत के पास। वहां पर बड़े पैमाने पर पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैसों का निष्कर्षण किया जाता है बड़े पैमाने पर। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं तो लीबिया का जो फैजान क्षेत्र है तटीय क्षेत्र में अवस्थित गल्फ ऑफ सिद्रे और ट्यूनीशिया में गैबिस की खाड़ी क्षेत्र देखे थे, मिस्र का डेल्टाई क्षेत्र से उत्पादन किया जाता है। जो हमने यहाँ पर क्षेत्र देखा था गैबिस की खाड़ी, फिर उसके बाद यहाँ पर हमने देखा था सिद्रे की खाड़ी, गल्फ ऑफ सिद्रे, गल्फ ऑफ गैबिस, यहाँ पर से बड़े पैमाने पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का, गल्फ ऑफ सिद्रे और गल्फ ऑफ सिद्रे, गल्फ ऑफ गैबिस और गल्फ ऑफ सिद्रे से बड़े पैमाने पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार प्राप्त होते हैं। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं इसमें इस मरुस्थल के उत्तर पश्चिमी भाग में अवस्थित मोरक्को एवं पश्चिमी सहारा देशों में विश्व के सबसे बड़े चट्टानी फॉस्फेट के भंडार पाए जाते हैं, जिनकी प्रमुख खानें मोरक्को की राजधानी रबात के समीपवर्ती क्षेत्र में कासाब्लांका में पाई जाती है। मोरक्को की राजधानी देखते हैं तो वह क्या है, रबात। और आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मोरक्को से कौन सा यात्री
किसके दरबार में आया हुआ था। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मरुस्थल के पूर्वी भाग में मिस्र की जीवन रेखा से मशहूर नील नदी का उद्गम होता है। नील नदी के बारे में चर्चा करते हैं। नील नदी की विशेषता में देखेंगे तो पहला पॉइंट आपको दिखाई पड़ेगा कि नील नदी विश्व की सबसे लंबी व बड़ी नदी है। इसका उद्गम क्षेत्र देखेंगे तो जो उद्गम क्षेत्र है वह विक्टोरिया झील से नीली नील के रूप में जाना जाता है। किसमें? नीली नील के रूप में। फिर आगे यहाँ पर टाना झील होता है, वहाँ पर व्हाइट नील निकलता है, और व्हाइट नील और नीली नील मिलकर के साउथ सूडान में नीली नील प्लस व्हाइट नील मिल करके क्या बनाती हैं? नील नदी। और यही नील नदी मिस्र देश से होते हुए भूमध्य सागर में विसर्जित करती है अपना जल। मिस्र की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है, और यह जो विसर्जन करती है वो कहाँ करती है? भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर में अपना जल विसर्जित करती है, और नील नदी जो है वह दक्षिण से उत्तर की ओर अपवहित होती है। तो हमने नील नदी के बारे में जितनी बातें थी वो सब हमने कर लिया है। और नील नदी पर दो बांध हैं, एक है आसमान बांध, एक है नासिर बांध, जो कि मानव निर्मित है। नासिर बांध आप लोग अपने एटलस में देखेंगे तो इसमें दिखाई पड़ेगा, एक है आसमान बांध, फिर दूसरा दिखाई पड़ेगा आसमान बांध उत्तर की ओर मिस्र में है, फिर उसके बाद आपको नीचे की तरफ दिखाई पड़ेगा नासिर बांध है या नहीं, सेन्नार बांध है, नासिर झील है, नासिर झील है, जबकि जो बांध है मानव निर्मित झील है। और यहाँ पर आसमान बांध और सेन्नार बांध आपको प्राप्त होगा। ये मिस्र में है आसमान बांध, और ये साउथ सूडान में। आप लोग इसको नोट कीजिए। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं इसमें। ये जो हम बात किए हैं विक्टोरिया जैसे नीली नील, ये साउथ सूडान ना होकर के केवल सूडान है। सूडान की राजधानी खार्तूम है। सूडान की राजधानी खार्तूम में नीली नील और व्हाइट नील आपस में संगम करती है। नीली नील नील नदी का नाम आता है। फिर दो बात हो गए ये सब, मिस्र की जीवन रेखा विसर्जन यहाँ पर, और ये है सूडान में सेन्नार बांध। सेन्नार बांध की जो अवस्थिति है वो हमारा दृष्टिगत होता है सूडान में। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसमें। इस नदी के डेल्टा पर तीन प्रमुख नगर अवस्थित हैं। इस डेल्टा पर तीन प्रमुख नगर अवस्थित है। नील नदी की डेल्टा पर तीन प्रमुख नगर अवस्थित है। कौन कौन से? यहाँ पर मिस्र की राजधानी काहिरा, पोर्ट सईद और अलेक्जेंड्रिया, ये तीनों नगर बड़े पैमाने पर उच्च कोटि के कपास के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। उच्च कोटि के कपास के लिए ये तीनों नगर जो कि नील नदी के डेल्टा पर अवस्थित हैं, काहिरा, पोर्ट सईद और अलेक्जेंड्रिया, कपास के लिए फेमस है। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात किया जाता है मिस्र में। अपने मैप में देखेंगे तो सहारा मरुस्थल का विस्तार यहाँ पर दिखाई देता है, जिसे कहा जाता है नुबियन मरुस्थल, मिस्र में अवस्थित है। सहारा का विस्तार है। आई होप आप लोगों को यह समझ में आ रहा होगा, अगर आप स्टूडेंट एटलस लेकर के बैठे होंगे और मैप पर ध्यान लगा करके बैठे होंगे और देख रहे होंगे वीडियो को। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर तीन प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं, तुरेंग, नुबा व बर्बर जनजातियां। तुरेंग, बर्बर, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, तुरेंग, बर्बर और नुबा जनजातियां पाई जाती हैं। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो कपास की क्वालिटी के बारे में अगर आप देखें
जो कपास होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता का, एक होता है मध्य गुणवत्ता का, एक होता है निम्न गुणवत्ता का। अब इसका कैसे पता चलेगा कि उच्च गुणवत्ता, निम्न गुणवत्ता और मध्य गुणवत्ता? तो उच्च गुणवत्ता की जो खासियत है वो जो रेशे की लंबाई पर निर्भर करती है। अगर 5 से 7 सेंटीमीटर आपका रेशा होता है तो वह उच्च गुणवत्ता का है, 4 से 5 सेंटीमीटर का है तो वह मध्य गुणवत्ता का है, और जबकि 2 से 3 सेंटीमीटर का है तो वह निम्न गुणवत्ता का कपास कहलाएगा। और हम उच्च गुणवत्ता के जो कपास है वो हम देखेंगे मिस्र में पाए जाते हैं और यूएसए में। मध्य गुणवत्ता के ये हमारे चाइना में, इंडिया में, पाकिस्तान में, चीन, भारत और पाकिस्तान। निम्न गुणवत्ता के जो है वो भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान। यहाँ पर हमारे भारत में मध्य गुणवत्ता के और निम्न गुणवत्ता के दोनों पाए जाते हैं। या इनकी रेशे की लंबाई पर उनकी गुणवत्ता का पता लगाया जाता है। आप लोग इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम साहिल क्षेत्र या उप सहारा क्षेत्र के बारे में चर्चा करते हैं। साहिल क्षेत्र या उप सहारा क्षेत्र। ये सहारा का दक्षिणी विस्तार है, इसलिए इसको उप सहारा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। फिर हम साहिल क्षेत्र के अंतर्गत अगर हम बात करें तो यहाँ पर समाना वनस्पतियां पाई जाती हैं। समाना वनस्पतियां पाई जाती थी, परंतु यहाँ पर बड़े पैमाने पर निर्वनीकरण हुआ, जिससे जो सहारा मरुस्थल का दक्षिणी विस्तार था वो विस्तार बढ़ता गया और यहाँ पर बड़े पैमाने पर मरुस्थल का विस्तार हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर देखते हैं यह संकीर्ण पट्टी के रूप में फैला हुआ है साहिल क्षेत्र। जिसके उत्तर में मरुस्थल तथा दक्षिण में समाना घास भूमि का विस्तार है। उत्तर में मरुस्थल और दक्षिण में समाना घास भूमि। तो इसके जो मध्य का क्षेत्र होगा इसको कहते हैं इकोटोन, संक्रमिका या इन्वायरमेंट के जो इन्वायरमेंट पर्यावरण का ये टर्मोलॉजी है इकोटोन। जब कोई दो भूमि क्षेत्र अलग अलग होते हैं उसके बीच के क्षेत्र को संक्रमिका या इकोटोन कहते हैं, जैसे जल और स्थल के मध्य डेल्टा क्षेत्र हो गया। फिर उसके बाद देखते हैं हम जो मरुस्थल है और घास भूमियां हैं उसके मध्य संक्रमिका का भाग हो गया। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो संक्रमिका पेटी में बाओबाब वृक्ष पाए जाते हैं। संक्रमिका क्षेत्र में बाओबाब वृक्ष पाए जाते हैं, और बाओबाब के बारे में हमने बता दिया था कि इसकी जो इसकी लकड़ियाँ होती हैं मुलायम होती हैं, लेकिन यहाँ जो वृक्ष है बहुत कठोर होता है और बहुत ही लचीला ना होकर के बहुत ही मजबूत होता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं दक्षिण में अवस्थित सवाना घासभूमि अर्थात उष्णकटिबंधीय घासभूमि के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें पार्कलैंड कहते हैं। उष्णकटिबंधीय घास मैदान, जिन्हें क्या कहा जाता है, पार्कलैंड की संज्ञा दी जाती है। साहिल क्षेत्र में ऐसे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखने होते हैं। फिर साहिल क्षेत्र की जो पारिस्थितिकी समस्याएं हैं इसको हम देखते हैं। साहिल क्षेत्र की पारिस्थितिकी समस्याएं, पहला तो हमने बताया कि बड़े पैमाने पर यहाँ निर्वनीकरण हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप मरुस्थलीकरण को बढ़ावा मिला है। दूसरा अगर हम पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर मृदा अपरदन की घटनाएं तीव्र रूप से बढ़ी हैं। तीसरा अगर हम पॉइंट देखेंगे यह सूखा प्रदेश बन गया है अथवा वृष्टि छाया प्रदेश के रूप में हमारे सामने प्रकट होता है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राणी जगत का विनाश एवं उनका प्रवसन हो रहा है। जो यहाँ पर प्राणी जगत थे उनका विनाश एवं प्रवसन, यहाँ से बड़े पैमाने पर लोग विस्थापित हो रहे हैं, जिससे यहाँ पर प्राणी जगत का विनाश और लोग यहाँ से विस्थापित हो रहे हैं। पहला हमने देखा तो यहाँ पर निर्वनीकरण बड़े पैमाने पर हुआ है, जिससे मरुस्थलीकरण का विस्तार हुआ है, इसे साहिल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। दूसरे पैमाने पर यह सूखा प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर वृष्टि छाया क्षेत्र के रूप में दृष्टिगत होता है और यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। तीसरा बात करते हैं यहाँ पर मृदा अपरदन की घटनाएं तीव्रता से बढ़ी है। चौथा बात करते हैं प्राणी जगत जो है उनका विनाश हुआ है और ये विस्थापित हुए हैं बड़े पैमाने पर। तो ये समस्याएं साहिल क्षेत्र में बनी हुई है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे पूर्वी अफ्रीका की। तो पूर्वी अफ्रीका के अंतर्गत हमने बताया था कल आप लोगों को कि इसके अंतर्गत हॉर्न ऑफ अफ्रीका
युगांडा, केन्या और तंजानिया देश आते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत जो पूर्वी अफ्रीका है, पूर्वी अफ्रीका के अंतर्गत हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जिसके अंतर्गत 4 देश हैं और 3 देश अलग से, तंजानिया, केन्या और युगांडा। ये देश पूर्वी अफ्रीका के अंतर्गत हमें दृष्टिगत होते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट इसी पॉइंट बात करते हैं। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इथोपिया के पठार का विस्तार दृष्टिगत होता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में हमने देखा था सोमालिया, इरिट्रिया, इथोपिया और जिबूती। तो इथियोपिया जो है में इथोपिया का पठार दृष्टिगत होता है। आप लोग अगर मैप में देखेंगे तो इथोपिया देश में जाइए और उसकी राजधानी अदिस अबाबा है, वहाँ पर देखेंगे तो इथोपिया का पठार दिखाई पड़ेगा। इसका प्राचीन नाम अबिसिनिया का पठार था। प्राचीन नाम अबिसिनिया का पठार। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट बातें करते हैं इसमें। तो इसका जो सर्वोच्च शिखर है वो राज तसान हमको दिखाई पड़ता है। अबिसिनिया का पठार, इसका सर्वोच्च शिखर राज तसान है। मैं आप लोगों को बता दूं, ये छिपे हुए सूडो बातें होती हैं जो कि अभी परीक्षा के जो प्रमुख हैं उनका जो माइंड है वो यहाँ तक नहीं गया है। तो ये पूछने की संभावना परीक्षा में बनी हुई है। अबिसिनिया का पठार, अबिसिनिया पठार पर सर्वोच्च शिखर वो राज तसान है। फिर उसके बाद नेक्स्ट बातें करते हैं। यहाँ पर एक प्रकार की असल झील अवस्थित है जो अटाबारा नदी का स्रोत है। यहीं पर असल झील इथोपिया के पास अटाबारा नदी का स्रोत है। और जो अटाबारा नदी है वो नील नदी की सहायक नदी है। नीली नील की सहायक नदी अटाबारा नदी। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं। असल झील वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील है। असल झील विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि तुर्की का जो बॉन झील है वो भी बड़े पैमाने पर खारा जल इसमें पाया जाता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इथोपिया पठार में दक्कन के पठार की भांति बेसाल्टिक लावे के निक्षेप से हुआ है। इथोपिया का पठार है हमने देखा या बेसाल्टिक लावे के निक्षेप से निर्मित है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं इसमें समाना समतुल्य जलवायु है। यहाँ पर दक्षिणी भाग में ज्वालामुखी प्रदेश है जिसका सर्वोच्च जगह माउंट किलिमंजारो है। यहाँ पर हम देखेंगे तो तंजानिया देश की अवस्थिति है। अब हम तंजानिया की बात करते हैं जिसकी राजधानी आपको डोडोमा मिलेगा। तो तंजानिया में ही ज्वालामुखी अवस्थित है जो कि विश्व प्रसिद्ध है। कौन सा? माउंट किलिमंजारो। ये कहाँ स्थित है? तंजानिया में। और यह एक प्रकार का मृत ज्वालामुखी जो कि कई करोड़ वर्ष पूर्व यहाँ से ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था और कई करोड़ वर्ष बाद अभी तक यहाँ पर ज्वालामुखी का विस्तार नहीं हुआ। अब जो वर्तमान में हम देखें तो अभी करंट अफेयर्स में चर्चा में रहा है हाईली गुप्पी ज्वालामुखी जो कि इथोपिया में 12,000 वर्ष बाद वहाँ पर विस्फोट हुआ है और बड़े पैमाने पर। इसको वर्तमान में नोट्स में लिख लेंगे, हाईली गुप्पी ज्वालामुखी इथोपिया में 12,000 वर्ष पश्चात विस्फोट हुआ है। और इससे निकलने वाला जो मलबा था और जो इसके धुआरे थे और भारत की ओर दृष्टिगत होते हैं, उस समय हुए थे। हाईली गुप्पी ज्वालामुखी की बात करते हैं, आप लोग नोट कीजिए। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इसमें केन्या देश में देखते हैं। तो केन्या हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय अवस्थित है केन्या की राजधानी नैरोबी में। केन्या देश की बात करते हैं, केन्या की राजधानी नैरोबी है। यहाँ पर यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय अवस्थित है। केन्या में माउंट कीनिया पर्वत है जो कि विषुवत रेखा पर अवस्थित है और विश्व का एकमात्र पर्वत है जो कि विषुवत रेखा पर अवस्थित है। और यह पूरे वर्ष भर जल का स्रोत बनी हुई है। यहीं से ही विक्टोरिया झील से ही नील नदी का उद्गम होता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं गिनी तट की बात करते हैं, गिनी उच्च भूमि की। इसको मिटाते हैं। अब हम बात करते हैं गिनी तट या
गिनी उच्च भूमि की। अब गिनी उच्च भूमि में अगर हम देखें तो वहाँ पर ग्रेन कोस्ट, ये गिनी की खाड़ी है, इसके जो कोस्ट हैं उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये है ग्रेन कोस्ट, ये है आइवरी कोस्ट। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं तो गोल्ड कोस्ट, स्लैब कोस्ट। इन लोगों का नाम इसलिए पड़ा, यहाँ पर गेहूँ, ग्रेन कोस्ट बड़े पैमाने पर गेहूँ, आइवरी कोस्ट या गोल्ड कोस्ट, यहाँ पर गोल्ड के निक्षेप पाए जाते हैं बड़े पैमाने पर। स्लैब कोस्ट, स्लैब कोस्ट का मतलब है यहाँ पर बड़े पैमाने पर दूसरे देशों से गुलाम लाए जाते थे, दास जिन्हें कहा जाता है, और दास ले जाए जाते थे, इसलिए यहाँ पर स्लैब कोस्ट का नाम रखा गया है। जो गिनी भूगर्भिक दृष्टिकोण से प्री कैम्ब्रियन कालखंड की चट्टानों से निर्मित है। प्री कैम्ब्रियन कालखंड की चट्टान से निर्मित है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, इसे गिनी सील्ड के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कैनेडियन सील्ड था वैसे गिनी सील्ड के नाम से भी जाना जाता है इसे। फिर उसके बाद जिस प्रकार से हमने गिनी सील्ड को देखा उसी प्रकार से हमने कैनेडियन सील्ड को देखा हुआ था। अब हम देखते हैं सियरा लियोन जो है वो लाइबेरिया है, लाइबेरिया। सियरा लियोन से लाइबेरिया के मध्य तांबे का भंडार पाया जाता है, नाइजीरिया में स्वर्ण भंडार पाया जाता है, और नाइजर में पेट्रोलियम के भंडार बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें देखते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है नाइजीरिया के उत्तर में, अब आप देखेंगे तो जोस का पठार आपको दिखाई पड़ेगा। नाइजीरिया के उत्तर में जोस का पठार, यहाँ पर अलौह धात्विक खनिज पाए जाते हैं जिसमें जिंक, टिन और सिल्वर बड़ी मात्रा में पाया जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं गिनी तट में वर्ष भर गर्म जलधारा प्रवाहित की होती है, और यहाँ पर हम देखेंगे तो बड़े पैमाने पर एक पवन चलती है जिसे व्यापारिक पवन कहा जाता है। व्यापारिक पवन, इसी को हरमट्टन पवन के नाम से जाना जाता है, या इसे डॉक्टर पवन कहते हैं क्योंकि यह गर्म पवनें होती हैं। जो यहाँ पर हरमट्टन पवनें चलती हैं वह गर्म पवनें होती हैं, और जो शरीर में पसीने होते हैं अफ्रीका में उनको सुखाने का कार्य करती है, तो इसलिए इनको डॉक्टर पवने के नाम से भी जाना जाता है। अब हम इसको पार्ट 2 कर देते हैं, अफ्रीका के भाग को पार्ट 2 कर देते हैं। अब हम इसके नेक्स्ट बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका और मध्य अफ्रीका के बारे में चर्चा करेंगे। आई होप आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।